Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Muhtar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansehra. ओके क्लास 7 हमने आपकी जनरल साइंस का जो यूनिट 2 हम स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, जिसमें हमने कुछ डायबिटीज़ और एस्थमा को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रीवियस आपका नॉलेज चेक करना चाहूँगा। उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ हम किसे कहते हैं? यस, ठीक कहा आपने। इट इज़ अ डिसऑर्डर in which the amount of sugar level in the blood of a person becomes too high। क्या होता है कि जब किसी भी पर्सन की बॉडी में, किसी भी आदमी की बॉडी में ब्लड जो होगा, ब्लड में जो शुगर पाया जाएगा, जो ग्लूकोज पाया जाएगा, उसकी अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं डायबिटीज़ का। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंसुलिन? यस, थोड़ा पीछे जाएं, लास्ट लेक्चर को अपने माइंड में लाएं। हमने वहाँ पे बात की थी कि इंसुलिन क्या है। चलें देख लेते हैं इसका आंसर। इंसुलिन इज ए हार्मोन विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। अब इंसुलिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो पेंक्रियास से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की नॉर्मल जो होती है, रेंज होती है, उसको वो मेंटेन रखता है, ज़्यादा नहीं होने देता। कैसे मेंटेन रखता है? हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जितने भी ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करना शुरू कर देती है इंसुलिन ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन फिर लिवर में स्टोर हो जाती है। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू पीपल, व्हाट इज एस्थमा? यस, ठीक सोच रहे हैं आप। चलें देख लेते हैं इसका आंसर भी। A disorder in which the bronchioles in the lungs are blocked or narrowed causing difficulty in breathing। हमारे पास एस्थमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ब्रोंकियोल्स, लंग्स के अंदर जो हवा की नालियां होती हैं, एयर पैसेजेस होती हैं, उनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, और ये ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मसाइल पैदा होते हैं, डिफिकल्टी आती हैं। तो इस कंडीशन को एस्थमा का नाम दिया जाता है। ओके, ये तो हमारे लिंकेज के लिए क्वेश्चन थे। चलें आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आज हमने पढ़ना क्या है। तो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हार्ट प्रॉब्लम्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हार्ट प्रॉब्लम्स, जिसमें हम हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक डिजीज एनीमिया जिसका नाम है उसको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया क्या है? एनीमिया इज ए डिजीज इन विच डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी लोअर द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। क्या होगा जी? एनीमिया हमारे पास एक ऐसी डिजीज है जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ आयरन आ रही है, आयरन की कमी आ रही है बॉडी के अंदर। अब आयरन की कमी की वजह से क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स जो होंगे, खून के जो लाल खुलिये होंगे, उनकी तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एंड इन टर्न सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू इज आल्सो लोअर्ड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। अब इसके साथ साथ क्या होगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स के साथ आयरन मौजूद होता है, और आयरन के पास कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेके जा सकता है, अटैच करवाएगा अपने साथ और लेके जाएगा। और ये आयरन कहाँ पे मौजूद होगा? ये मौजूद होगा रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। ओके, अब अगर आयरन की डेफिशिएंसी आएगी तो जाहिर सी बात है रेड ब्लड सेल्स भी कम होंगे, और रेड ब्लड सेल्स जब कम होंगे, आयरन कम होगा, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी स्लो डाउन हो जाएगी। इस कंडीशन को, जिसमें आयरन की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल्स की तादाद में कमी आए और रेड ब्लड सेल्स बॉडी में नॉर्मल रेंज से कम हो जाएं और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मुश्किलात आए, ऑक्सीजन टिश्यूज तक न पहुंच सके, इस कंडीशन को एनीमिया का नाम दिया जाता है। ओके जी, क्या है एनीमिया? यस, जब बॉडी में आयरन की कमी आ जाए और जिससे
नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज हो जाए और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लो हो जाए, इस कंडीशन को एनीमिया का नाम दिया जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन काज एनीमिया। अब हम देखते हैं काजेज क्या है एनीमिया के, कि एनीमिया कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो हमने पहले ये बात कह रही कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह से डिजीज हो रही है। अब आयरन क्यों जरूरी है, मैंने यहां पे भी ये बात डिस्कस की, अगेन हम अलग से भी देख लेते हैं कि आयरन क्यों जरूरी है। आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये जरूरी होता है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे पास, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें आयरन मौजूद होता है, और आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवा के लेके जा रहा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर सोर्सेज ऑफ आयरन। अब हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा एनीमिया का पेशेंट है तो कौन से ऐसे सोर्सेज वो यूज करे, कैसी फूड वो यूज करे जिससे आयरन की डेफिशिएंसी रिकवर हो जाए, आयरन की डेफिशिएंसी कमी जो है वो पूरी हो जाए। तो इसके लिए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कैन बी रिमूव्ड बाय आयरन रिच फूड सच एज डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हमारे पास जो चौड़े पत्ते वाली सब्जी जिन्हें हम कहते हैं कि जिनका कलर भी डार्क ग्रीन होता है और ब्रॉड सा उनका लीफ होता है, ऐसी वेजिटेबल्स जैसे पालक वगैरह। इसके साथ साथ पल्सेस, नट्स, बीन्स, मीट, फिश एंड एग एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स की एग्जांपल आ जाती है, पालक हमारे पास जो है। इसके साथ साथ पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, नट्स, अखरोट वगैरह, बीन्स, इसके साथ साथ जो लोबिया, मीट, फिश, मछली, एग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोर्सेज ऑफ आयरन है। क्या है, आयरन इन जो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, इन चीज़ों में आयरन ज़्यादा पाया जाता है। अगर कोई बंदा एनीमिया का पेशेंट हो तो वो ऐसी फूड इस्तेमाल करके उस आयरन की डेफिशिएंसी को रिकवर कर सकते हैं। ओके, और आयरन की डेफिशिएंसी अगर कम होगी, आयरन की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, बॉडी में जितना आयरन रिक्वायर्ड है वो मौजूद होगा, मिलेगा बॉडी को, तो फिर एनीमिया ठीक हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर कौन कौन से सोर्सेज अभी हमने डिस्कस किए कि सोर्सेज कौन कौन से हैं आयरन के, यस, लीफी वेजिटेबल्स, फिश, एग, मीट, यस, पल्सेस वगैरह। चले नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी डिजीज है वो है थ्रोम्बोसिस। क्या नाम है इस डिजीज का, थ्रोम्बोसिस। व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? ए फैटी सब्सटेंस कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल और ए blood clot can block the narrow blood vessel. This blockage is called thrombosis. थ्रोम्बोसिस हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है। सिंपली क्या होगा, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी। क्यों ब्लॉक होगी? इसलिए ब्लॉक होगी कि फैटी सब्सटेंस, फैट्स में मौजूद होता है, एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये हमारे घी वगैरह में भी ये पाई जाती है, इसकी कुछ मिकदार। या इसके साथ साथ ब्लड क्लॉट, खून अगर जम जाए, ब्लड अगर वेसल्स के अंदर क्लॉट हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड की जम जाए खून, वो भी क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेगा। या कोलेस्ट्रॉल का ऐसे होता है जैसे ये हमारे पास कोई भी ब्लड वेसल है, अब कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जमा होता रहता है, जमा होते 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 ये क्या करता है, हमारी जो आर्टरी होती है, जो हमारी ब्लड वेसल होती है, या उसको नैरो कर देता है या बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। जब ब्लड वेसल ऐसे ब्लॉक हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हार्ट अटैक देखते हैं। हार्ट अटैक कैसे आता है, क्या होता है हार्ट अटैक? इफ द ब्लॉकेज इज इन द क्रोनरी आर्टरी, अगर क्रोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, क्रोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है? दैट आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट। जैसे हमारे बॉडी के बाकी मसल्स को भी ब्लड चाहिए, इसी तरह जो हमारे पास हार्ट होगा, हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है, और हार्ट के ऊपर कुछ ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, ऐसी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, हार्ट के टिश्यूज को, जिनसे हार्ट बना हुआ है, उनको क्रोनरी आर्टरी कहा जाता है। ठीक है, ऐसी क्रोनरी आर्टरी यहाँ पे मौजूद होती हैं। देन द हार्ट स्टॉप बीटिंग विच रिजल्ट इन हार्ट अटैक। अब क्या होगा, अगर क्रोनरी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है, उस हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, अब न्यूट्रिएंट्स
और ऑक्सीजन जो है वो हार्ट के सेल्स को, टिश्यूज को नहीं मिल रही, जिससे क्या होगा, हार्ट अपना फंक्शन लॉस कर देता है। क्या फंक्शन होता है? बीटिंग इसका फंक्शन होता है, पंप करना, ब्लड को पंप करना इसका फंक्शन होता है। लेकिन क्या होगा, अब एनर्जी नहीं मिल रही, फूड नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो हार्ट अपना फंक्शन लॉस कर देता है, बीटिंग स्टॉप हो जाती है, जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है। जी क्या होता है हार्ट अटैक? यस यस, अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो उससे ये हार्ट अपना अपना फंक्शन जो होता है वो लॉस कर देता है, बीटिंग स्टॉप हो जाती है और डेथ काज हो सकती है इससे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि थ्रोम्बोसिस को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी क्योर्ड बाय अवॉइडिंग द इनटेक ऑफ फ्राइड फूड विच हैव हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। अब थ्रोम्बोसिस से बचने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिनमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद ही ना हो, कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट मौजूद ना हो। ऐसी फूड को हम अवॉइड करें, ऐसी खुराक हमें नहीं खानी चाहिए जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। इसमें ऑयल फैट उसमें आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाती हैं, और जो फ्राइड फूड होती हैं, जो ऑयल में जो भी चीज़ बनाई जाती है, पकाई जाती है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो थ्रोम्बोसिस जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स फॉर ट्रीटिंग प्रॉब्लम्स विद ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो डिजीजेज आ रही थी, उनको ट्रीट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ नई साइंटिफिक डिस्कवरीज की हैं, कुछ नई टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। The diseases related to circulatory system are increasing day by day, but deaths due to these diseases are decreasing. अच्छा हो, अब ऐसा रहा है कि जो हार्ट की जो डिजीजेज हैं, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिजीजेज हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। हर दिन नई बीमारी आ रही है, हार्ट की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, ब्लड वेसल्स की। लेकिन अब इनसे जो डेथ हो रही है सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीजेस से, उनकी तादाद में कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है, देख लेते हैं इसकी रीजन। द मॉडर्न डिस्कवरीज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीजेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब इसलिए कमी आ रही है, डेथ इसलिए कम हो रही है क्योंकि मॉडर्न डिस्कवरीज हो रही हैं, नई चीजें इजाद हो रही हैं, नई टेक्निक्स इजाद हो रही हैं, जिनसे क्या होता है, इन डिजीजेस को ट्रीट करना, इन डिजीजेस को समझना, डायग्नोज करना, उसके बाद ट्रीट करना ज्यादा आसान होता है। ओके, कौन कौन सी हो सकती है, कोई किसी टेक्निक का नाम बता सकते हैं आप? यस, अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं। चलें देख लेते हैं बाकी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर सम मॉडर्न टेक्निक्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रॉब्लम्स को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डिजीजेस को, डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं अब तक। तो चलें देख लेते हैं इनमें। सबसे पहले है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे शॉर्ट फॉर्म में ईसीजी लिखा और पढ़ा जाता है। ईसीजी, ईसीजी क्या होता है? यह एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हार्ट के जो सिग्नल्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या क्या? रिकॉर्ड सिग्नल्स फ्रॉम हार्ट। जैसे हार्ट जो है वो कैसे बीट कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे हो रही है, इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, एक टेक्निक को फॉलो किया जाता है, उसका नाम है ईसीजी। ठीक है, जिसमें एक फिर ग्राफ सामने आते हैं, वो रिपोर्ट दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंजियोग्राफी। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ वेसल्स बाय एक्सरेज। कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर कोई ब्लॉक है, कोई नैरो हो चुकी है, उसका डायमीटर कम हो चुका है, वाल्स थिक हो चुकी हैं, तो उनको डिटेक्ट करना, देखने के लिए जो एक्सरेज जब यूज की जाए, इस टेक्निक को एंजियोग्राफी कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है? अनब्लॉकिंग ऑफ आर्टरी या ब्लड वेसल। जो हमारे पास ब्लड वेसल्स या आर्टरीज होती हैं, जब वो ब्लॉक हो जाएं तो एक कुछ अपरेटस यूज होता है, जिसकी टिप पे एक बलून यूज होता है, ऐसे बलून लगा हुआ होता है एंड पे। ऐसी
इस टेक्निक को फॉलो करके इस ब्लड वेसल्स को ओपन किया जाता है, अनब्लॉकिंग की जाती है, कैथेटर इंसर्ट किया जाता है वेसल में, और फिर बलून जो होता है उसको फिल किया जाता है, जिससे वो प्रेशर डालते हैं, और जहां से आर्टरी या कोई भी हमारे पास ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं उनको ओपन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फिक्सिंग ऑफ स्टेंट्स। आपने अक्सर सुना होगा कि क्या हुआ है जी कि कोई बंदा है, अगर वो हार्ट का मरीज है या उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई इशू है, तो कहते हैं कि उसने स्टेंट डलवाए हुए हैं। ये स्टेंट क्या होते हैं? स्टेंट एक्चुअली ये ट्यूबुलर स्पोर्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं कुछ, जो क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स में डाल दी जाती हैं। अब ये ट्यूब क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक होने से रोकेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से प्रेशर पड़ने की वजह से या किसी और रीजन से ब्लड वेसल्स जुड़ जाती थी आपस में। अब क्या हुआ है, इसमें कोई ट्यूब डाल दी है, कुछ रिंग की तरह की एक स्पोर्ट डाल दिया है। अब जितना भी प्रेशर पड़े यहां से आई एम सॉरी, अच्छा, अब यहां से जितना भी प्रेशर पड़े, ये जो ट्यूब होती है ये इस प्रेशर को बर्दाश्त करती है और दोबारा से ब्लड वेसल्स की वाल्स को आपस में जुड़ने नहीं देती और ब्लॉक होने से बचाए रखती है। ओके, नेक्स्ट है एमआरआई, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज भी कहा जाता है। ये किस लिए यूज होती है? इमेज ऑफ ऑर्गन्स, किसी भी ऑर्गन की इमेज लेने के लिए, जैसे ब्रेन की इमेजेस लेने के लिए ये एमआरआई यूज होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है वो है सीटी स्कैन, इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। सीटी स्कैन भी हमारे पास एमआरआई की तरह की एक टेक्निक है, लेकिन सीटी स्कैन में बहुत सारे एंगल से, डिफरेंट साइड से, डिफरेंट एंगल से तस्वीरें ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी आर्गन है, उसकी इस साइड से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, हर तरफ से, हर एंगल से उसकी इमेज ली जाती है। इस टेक्निक को सीटी स्कैन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो टेक्निक है, इसमें भी इमेज ही एक्चुअली जो होती है वो डिटेक्ट होती है। इमेज टेस्ट बाय साउंड वेव्स, इमेज बनती है और इसमें कोई रेडिएशन यूज नहीं होती, कोई एक्सरेज, कोई ऐसी रेडिएशन यूज नहीं होती, बल्कि इसमें साउंड वेव्स यूज होती हैं, जिनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, और इसी वजह से इसका नाम भी अल्ट्रासाउंड रखा गया। और ये जो अल्ट्रासाउंड है ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे जो एब्डोमिनल पोर्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसमें प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ओके जी, क्या है अल्ट्रासाउंड? यस, ये भी एक इमेजिंग टेस्ट है, इमेज टेस्ट है, जो हमारी बॉडी के कौन से रीजन से किया जाता है? बोन से। बोन का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा? नो, ये हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स या हमारा जो बेली होता है, पेट होता है, एब्डोमेन होता है, उसमें जो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, स्टोमिक है, इंटेस्टाइन्स है, लिवर है, इसके साथ साथ पेंक्रियाज वगैरह, इन चीजों को स्टडी करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कहीं से भी किसी प्लांट या एनिमल से एक टिश्यू लिया जाएगा और उस टिश्यू को या उस सेल्स दिए जाएंगे, उनको फिर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा आर्टिफिशियल मीडियम में, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। अब न्यूट्रिएंट्स से क्या होगा कि उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और वो ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गन या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, ए टेक्निक इन विच ए स्टेम सेल और टिश्यू ग्रो इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एंड बिकम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है कि स्टेम सेल इसमें यूज होता है। याद रखें, बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को नाम दिया जाता है स्टेम सेल्स का और दूसरे को जर्म सेल्स का। जर्म सेल्स वही सेल्स जो रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, सिर्फ उनका काम रिप्रोडक्शन करना होता है, जबकि स्टेम सेल जो हैं ये हमारी बॉडी के ऐसे सेल होते हैं जो डिवेलप होकर, डिफ्रेंशिएट होकर, मजीद आगे अपने आप में कुछ चेंजेस लाकर ये कोई ऑर्गन बना देते हैं जो फिर आगे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ओके, अब ये क्या हुआ कि किसी भी प्लांट से, किसी भी एनिमल से स्टेम सेल लिए, कोई टिश्यू लिया, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया, कुछ दिनों बाद साथ साथ उसको न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर वगैरह सूटेबल जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एंड में क्या होता है कि वो डिवेलप होकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एक सेल से या एक टिश्यू से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाना, इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ओके, ये हमारा आज का लेक्चर था। चलें अब इसको हम सम अप कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे we had discussed the heart problems. First of all, we talk about a disease that is anemia. Anemia is a disease in which the number of RBCs decrease in the blood of
पर्सन। क्या होता है, किसी पर्सन के जो आरबीसीज की जो तादाद है वो कम हो जाती है, इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज द काज ऑफ एनीमिया। एनीमिया की काज क्या है, आयरन की कमी। नेक्स्ट हमने जो डिजीज डिस्कस की थी वो थी थ्रोम्बोसिस। क्या है थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस इज अ कंडीशन इन विच कोलेस्ट्रॉल और ब्लड क्लॉट ब्लॉक द ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल्स या तो ब्लड क्लॉट की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है थ्रोम्बोसिस का। Then we talk about the heart attack. Heart attack is a condition in which the cholesterol block coronary artery. जब coronary artery, ऐसी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक हो जाएगी और हार्ट अपना फंक्शन लॉस कर देगा, तो उसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। The modern techniques are developed which are used to treat these diseases that are, जो मॉडर्न टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम को इनकी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, उनमें ईसीजी, एंजियोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड वगैरह हमने बात की थी। अब नेक्स्ट इसके बाद हमने बात की थी टिश्यू कल्चर की। द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल टिश्यू टू कंप्लीट ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इन एन आर्टिफिशियल मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक अभी हमने बात की कि जिसमें कोई भी बॉडी से सेल लिया जाए या टिश्यू लिया जाए और फिर उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाए और वो ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए या एक ऑर्गन बन जाए जो फिर किसी दूसरे पेशेंट को भी डोनेट किए जा सके, तो इसको हम नाम दे देते हैं टिश्यू कल्चर का। अच्छा, आपका जो होमवर्क है बच्चों वो एक्सप्लेन द एनीमिया एंड थ्रोम्बोसिस। आपने एनीमिया और थ्रोम्बोसिस को एक्सप्लेन करना है, कैसी डिजीजेज हैं, इनमें क्या होता है, और नेक्स्ट इसके साथ साथ व्हाट आर मॉडर्न टेक्निक्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट्स ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिजीजेज हैं उनको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।